ओके, है ना, कई बार मैं भूल जाता हूँ, है ना। ये आपका गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया। एक्चुअली इसमें अभी मिरर स्टेशनरी है, लेकिन कभी मिरर मूव भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो वी ओ एम हम लिख रहे हैं ना, वी ओ एम वैक्टर जो हो जाएगा, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। और जो वी आई एम होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को आपको रिलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर पता है तो ये हम इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर लेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी इसके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे हम, कि विल कंपोनेंट फॉर्म में ले लेंगे। ये जरूरी है आपको, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है किसी एंगल पे, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा वी ओ एम परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द मिरर। और ये जो इमेज की वेलोसिटी होगी ये आपका हो जाएगा वी आई एम पैरेलल टू द मिरर, सॉरी वी ओ एम पैरेलल टू द मिरर, है ना। तो परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पैरेलल टू द मिरर दो कंपोनेंट में आपने स्प्लिट कर दिया। तो ऐसे वी आई एम के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वी आई एम परपेंडिकुलर टू द मिरर हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वी आई एम पैरेलल टू द मिरर, है ना। तो इसमें रिलेशन होगा, आप देखो कि जो पैरेलल इमेज होगा वो तो चेंज नहीं होगा ना, कि जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा उसी वेलोसिटी से इसकी इमेज भी ऐसे जाएगी। तो पैरेलल इमेज चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे, मेन रिलेशन, कि जो वी आई एम होगा, है ना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कि सारी वेलोसिटी को मैं रिलेट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो जो वी आई एम होगा, वी आई एम का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये वी ओ एम के पैरेलल कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जस्ट हम लिखेंगे जब यहाँ पे कि वी आई एम का परपेंडिकुलर द मिरर कंपोनेंट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वी ओ एम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये हो जाता है। तो सबसे मेन रिलेशन यही है। अगर आपको यही दो लाइन पता है तो बाकी सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हम बात करें तो पैरेलल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज्ड, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये तो कंपोनेंट आपका हो गया विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, कि ये जो कंपोनेंट हो गया दिस इज द कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, बेसिकली आपका मिरर हो गया, है ना। लेकिन कई बार आपसे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी पूछा जाता है कि भाई ये जो रिलेशन होगा ये ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये तो जो मिरर के ऊपर ऑब्जर्वर होगा वो देख रहा होगा। अगर ग्राउंड में कोई ऑब्जर्वर है, अगर मूविंग है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कि भाई मिरर अभी मूव नहीं कर रहा है, मूव करेगा भी तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो इसी को स्प्लिट कर दो आप, भाई वी ओ एम क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से वी ओ माइनस वी एम हो जाएगा, और जो वी आई एम होगा वो क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी एम हो जाएगा। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं पैरेलल लिखूं तो मैं लिखूंगा वी आई माइनस वी एम पैरेलल कंपोनेंट। अब मैं वी ओ एम लिखूं तो वी ओ माइनस वी एम लिख दूंगा पैरेलल कंपोनेंट। तो अब देखो यहाँ से पैरेलल कंपोनेंट का वी एम तो कैंसिल हो गया ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के पैरेलल कंपोनेंट के। ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के पैरेलल कंपोनेंट के क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी ले लें तो सेम ही चीज रहती है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आप यहाँ पे पुट करोगे वी आई माइनस वी एम, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ से आप देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये वी एम पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो कैंसिल नहीं होगा, ये वी एम जाके ऐड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वी आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ। ये रिलेशन आ गया। तो ये थोड़ा सा अलग रिलेशन आ गया कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें
तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ वी एम बाई वी नॉट होगा। आपको ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम इससे निकाल लेंगे मेन जो रिलेटिव वेलोसिटी उसके कंसेप्ट से, है ना, कि भाई पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो तो सेम ही रहता है, चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू मिरर ले या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम नहीं रहता है ना, इसमें ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो पहला आ गया विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक और भी होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसको इमेज की वेलोसिटी क्या दिख रही होगी। कि पहला तो मैंने बोला ऑब्जर्वर अगर मिरर में है तो उसको कितनी दिख रही है, पहला रिलेशन ये आ गया कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड में है तो उसको ये दिखेगी। ऑब्जेक्ट को कितनी दिख रही होगी जब ये मूव कर रहा होगा, तो मतलब आपको निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। पहले पैरेलल कंपोनेंट ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा वी आई माइनस वी ओ का पैरेलल कंपोनेंट। तो अभी आपने बोला है वी आई और वी ओ तो सेम ही रहते हैं ना, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये जीरो आ जाएगा। वो तो है ही कि जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, है ना। कि यहाँ से हमने ये चीज़ यहाँ पे यूज कर ली कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों सेम होते हैं, तो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम होंगे, तो मतलब दोनों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा। ये भी निकाल सकते हैं हम इसमें कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये थोड़ा सा अलग सा आ जाएगा। अब आपको ये पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये पुट कर देंगे इस जगह पे, ये पुट करेंगे तो एक वी नॉट और ऐड हो जाएगा, वी आई तो ये है ही, एक वी नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी नॉट ऐड हो जाएंगे, तो ये टू बाहर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आपका हो जाएगा वी आई माइनस सॉरी वी एम माइनस वी नॉट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये रिलेशंस होते हैं, है ना। ये जो मैंने रिलेशन लिखा है किसके लिए लिखा है, परपेंडिकुलर के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या आपसे पूछ रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पूछेंगे तो पैरेलल सेम होता है, परपेंडिकुलर अपोजिट हो जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछेंगे तो पैरेलल सेम रहता है, परपेंडिकुलर की ये रिलेशन आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर पूछेंगे तो पैरेलल जीरो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर में ये टू बाहर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये जस्ट थोड़ा सा बस में ध्यान देते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन प्लेन मीटर, है ना। तो ये आपस में थोड़ा सा इस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। है ना, जैसे कि एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, उसके केस को हम देखते हैं बाद में। थोड़ा सा इसका मैं टिपिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ कि सिंपल सा केस आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, कि इसमें बहुत सिंपल अगर हम केस देखें तो वी कैन टॉक अबाउट लाइक दिस, है ना, कि बहुत सिंपल सा अगर हम केस देखें यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सा केस आपका ये हो गया कि सपोज आपका मिरर है यहाँ पे कोई, एंड दिस मिरर इज स्टेशनरी, कि मिरर आपका रेस्ट पे है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है किसी भी से, है ना। तो जो इमेज होगी वो भी वी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि मिरर अगर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट अगर वी से राइटवर्ड जा रहा है तो इमेज भी वी से लेफ्टवर्ड जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि भाई परपेंडिकुलर तो है, तो अभी आपने पढ़ा कि वी आई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो माइनस ऑफ वी के ऑफ ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट राइटवर्ड जा रहा है तो लेफ्टवर्ड चला जाएगा, तो ये वी से लेफ्टवर्ड चला जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं अगर मिरर रेस्ट पे है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि मिरर रेस्ट पे नहीं होता है, बल्कि मिरर मूव करता है किसी वी से, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है,
तो आप बता सकते हो क्या कि इमेज की क्या वेलोसिटी होगी? अगर मिरर v से लेफ्टवर्ड जा रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? क्या हो जाएगा? सर v माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। हाँ नहीं, v के टर्म्स में कितना वेलोसिटी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है सर तो v हो। अगर मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट v से जा रहा है, तो v से जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया एक्चुअली में, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लिया। हाँ सही, रियाल सही बोल रहे हो आप कि मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। मैं ये नहीं यूज करके मैं इसको लिख दूंगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इमेज का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, ये आपका होता है ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी नॉट का परपेंडिकुलर। तो आपने बोला मिरर की वेलोसिटी तो जीरो है, तो मिरर आपने जीरो पुट कर दिया यहाँ पे। इस केस में वी एम की वैल्यू अगर रेस्ट पे है तो ये जीरो है। तो अगर ये जीरो होगा तो वी आई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो माइनस ऑफ वी नॉट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। वही मैंने बोला कि वी से इधर जाएगा। लेकिन इस केस में अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर वी से मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी, जैसे किसी ने सजेस्ट किया है मुझे कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो खुशी एंड निहाल ने बोला है 2v हो जाएगी। सही बात है, मिरर की वेलोसिटी का इफेक्ट डबल हो जाता है, ये 2v से मूव करेगा, है ना। सेम इस रिलेशन से कि जब आप लिखोगे वी आई परपेंडिकुलर, तब आपको पता है मिरर की वेलोसिटी वी एम है, मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ वी एम। वी एम जो होगा वो माइनस वी हो जाएगा क्योंकि लेफ्टवर्ड है, और वी नॉट जीरो है, तो इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो हो जाएगी वो माइनस 2v हो जाएगी। तो अगर ये v से इस तरफ जा रहा है तो ये 2v से इस तरफ जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना बस में कि मिरर के मोशन का इफेक्ट इमेज पे डबल होता है, कि मिरर के मोशन का इफेक्ट इमेज में कैसा होगा, डबल होगा। और सारी मैं जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, है ना, कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की। अगर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा तो मैं मेंशन करूँगा, है ना। तो ये जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना, कि भाई इस केस में आपका v ही रहेगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 2v हो जाएगा, है ना। तो वही रिलेशन आपको यूज करना है जो मैंने अभी इस्टेब्लिश की है। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इस तरह से जो इस्टेब्लिश किए हैं वही रिलेशन हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, इफेक्ट ऑफ मिरर रोटेशन, है ना। ये रोटेशन ऑफ मिरर का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इसमें, कि भाई रोटेट करेंगे तो क्या होगा, रोटेशन ऑफ रे और मिरर, रे और मिरर, कि भाई किसी भी केस में अगर रे और मिरर को हम रोटेट करें तो उसका इफेक्ट कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो सपोज आपका फर्स्ट केस में ले लेता हूं, ये आपकी कोई मिरर है ना, और उसके ऊपर कोई रे ऐसे आती है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल से, सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए। अब हम क्या करते हैं, मिरर को रेस्ट पे रखते हैं। फर्स्ट केस आपका ये है, जो फर्स्ट केस है, मिरर इज एट रेस्ट एंड इंसिडेंट रे is rotated by एंगल थीटा। ये इंसिडेंट रे को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय सेम एंगल थीटा इन अपोजिट सेंस,
इन अपोजिट सेंस। तो इसमें तो ऐसा कुछ सोचना नहीं है आपको, है ना, कि भाई इंसिडेंट रे पहले ये थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, अब मैं ये नॉर्मल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका नॉर्मल है। तो अगर मैंने मिरर को कुछ छेड़ा नहीं और सिर्फ इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे को रोटेट करने का मतलब हो गया कि अब मेरी इंसिडेंट रे किसी थीटा एंगल पे अब ऐसे आ रही है, सॉरी, है ना, कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किसी थीटा एंगल पे इस तरह से आपके आ रही है ना, कि थीटा एंगल पे आपकी इस तरह से स्ट्राइक कर रही है आके, है ना, कि आपने अब इंसिडेंट रे को किसी थीटा एंगल से इधर रोटेट कर दिया। तो आपको रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरह से रोटेट हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल कम हो गया ना, तो रिफ्लेक्टेड रे का इंसिडेंट रे का कम हो गया तो नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, तो सेम एंगल थीटा से भी रोटेट कर जाएगी। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ, अभी मैंने मिरर को रेस्ट पे रख के इंसिडेंट को अगर रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से रोटेट करेगी, लेकिन कैसे रोटेट करेगी, अपोजिट सेंस में, है ना। तो आप लिख लो पहले आप, तो इसका सेकंड केस पढ़ते हैं। सर बताओ। सर प्रैक्टिकली ऐसा क्यों हुआ कि हमने मिरर को हिला दिया तो वेलोसिटी हुई इमेज की? वो तो यही रहा ना बेसिकली कि ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से पास आ रहा है मिरर के प्रैक्टिकली। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकली इसलिए हो गया, जैसे आप थ्योरेटिकली तो यहाँ से आपने लिख लिया ऐसे, प्रैक्टिकली आप ऐसा देख लो, बना लो मिरर को ना, एक्चुअली में डिस्टेंस में 2x से चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो, डिस्टेंस में जो चेंज होगा ना वो 2x से हो जाएगा। जैसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, है ना, कि ऑब्जेक्ट जो था पहले आपका यहाँ पे था, ये मिरर ले लेते हैं इस तरह से, है ना, कि आप मिरर था ऐसा, और किसी ऑब्जेक्ट को आपने बोला पहले यहाँ पे था, और मिरर अगर इस तरफ मूव कर रहा है किसी भी से, है ना, तो ऑब्जेक्ट सपोज आपका किसी, इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से है ना, इसको आप कोई ले लो u, तो जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा, वो सेम डिस्टेंस u पे ही बन जाएगा ना। अब आपको पता है किसी टाइम के बाद अगर हम देखें तो अब मिरर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, है ना, कि मिरर जो होगा ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया। तो सपोज मिरर का डिस्प्लेसमेंट आपका x हो गया, किसी t टाइम में x हो गया ना मिरर का डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इसकी अब कितनी हो जाएगी, अब जो ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो u माइनस एक्स हो जाएगी। माइनस एक्स। तो जो इमेज बनेगा वो भी किस तरफ बन जाएगा, इस मिरर के पीछे u माइनस एक्स पे बन जाएगा। अब इमेज की जो सेकंड पोजीशन होगी वो यहाँ हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। तो आप देखो इमेज कितना मूव किया, वो x से नहीं मूव किया ना, इमेज किससे मूव किया, 2x से मूव कर गया ना। ये बीच का गैप आप निकालो कितना आ रहा है आपका, देखो ये बीच का गैप कितना होगा, u प्लस एक्स में से u माइनस एक्स आप माइनस कर दोगे, कि भाई इस मिरर की चेंज पोजीशन से इमेज की डिस्टेंस पहले u प्लस एक्स थी, अब आपकी u माइनस एक्स है, तो u प्लस एक्स से u माइनस एक्स हम माइनस करेंगे तो ये बीच के डिस्टेंस 2x हो जाएगा। तो मतलब मिरर अगर x से इधर गया है तो ये जो इमेज होगी 2x से इधर चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर डबल है तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट पास भी आ गया मिरर से और मिरर की पोजीशन भी चेंज हो गई है, तो दोनों का इफेक्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका ये है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो सेम टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट डबल हो गया है तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। हमने u से क्यों नहीं माइनस किया u माइनस एक्स को? इस चीज से u से इसलिए माइनस नहीं किया ना क्योंकि अब तो मिरर यहाँ है ही नहीं ना भाई, अच्छा जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है ना, चेंज पोजीशन ऑफ द मिरर से। यस सर समझ गया। एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो गई और मिरर भी पास में आ गया, चेंज पोजीशन से अब लेंगे ना सेकंड इंस्टेंट पे जो लेंगे सारी कुछ, तो वो 2x आ जाएगा बीच में। इस केस में कुछ नहीं होता ऐसा कि अगर आप इसको यहाँ लाओगे x से तो ये x से यहाँ आ जाएगा, तो दोनों का x सेम रहेगा, तो सेम वेलोसिटी रहेगी, है ना। तो थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये आपने रोटेशन ऑफ रे और मिरर ले लिया आपने इस तरह से। चलो अब हम आ जाते हैं, जैसे पहले केस में तो मैंने क्या किया, मिरर को रेस्ट पे रखा, रे को रोटेट किया,
जब मिरर को रोटेट करेंगे तो ये देखोगे इफेक्ट डबल हो जाएगा, इसमें भी इफेक्ट डबल हो जाता है। मिरर के रोटेशन या ट्रांसलेशन का इफेक्ट इमेज के ऊपर डबल हो जाएगा, है ना। कि सेकंड केस में अगर मैं इसको ऐसा देखूं तो थोड़े से ज्योमेट्री यूज करोगे तो विल गेट टू नो, है ना। कि इसमें भी ये सपोज आपका कोई मिरर है ना, और यहां से कोई रे ऐसे आ रही है ना, इस तरह से आपकी रे आ रही है, नॉर्मल से इसका कुछ एंगल है, सेम एंगल में ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपने क्या किया, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे रिमेन सेम, बट मिरर इज rotated by angle theta, मिरर को रोटेट कर दिया। देन रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट करेगी वो 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा, in same sense, है ना। इंसिडेंट रे को अगर हम सेम रखें, मिरर को अगर रोटेट करें एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी सेम एंगल 2 थीटा से हो जाएगी, सेम सेंस में। तो इसमें 2 थीटा हो जाता है। आप चेक करके देख लो कि अब मैं जब चेंज पोजीशन बनाऊंगा, आप ध्यान रखना सब कुछ ज्योमेट्री से ही आती है। तो जब मैं चेंज पोजीशन बनाऊंगा तो मैंने अब मिरर चेंज कर दिया, कि मिरर को सपोज मैंने ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन में ले आया ऐसे, और ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। तो आपको पता है मिरर अगर रोटेट होगा तो नॉर्मल भी तो रोटेट हो जाएगा। अब जो नॉर्मल होगा वो ये हो जाएगा, है ना। कि नॉर्मल भी किससे रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आप इस पोजीशन पे आ जाएगी ऐसे, और ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा। कि मिरर अगर थीटा से रोटेट करेगी तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करेगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी, है ना। और सेम चीज जो एंगल में आ रहा है वही ओमेगा में हो जाएगा, कि अगर मिरर ओमेगा से रोटेट करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रेट होगी वो 2 ओमेगा से रोटेट कर जाएगी। अगर मिरर का एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा होता है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर एक्सेलेरेशन 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करोगे तो विल गेट टू नो, है ना। कि जो एंगल बीच वाला निकालोगे तो 2 थीटा ही आ जाएगा। ये वाला जब एंगल निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 2 थीटा ही आ जाएगा। तो याद ध्यान रखना, है ना। तो मिरर के रोटेशन का इफेक्ट भी डबल होता है। ये दिस इज द रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। और ये जो चीज है दिस इज रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रोटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे समझ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, रोटेशन भी आएगा उसमें, ट्रांसलेशन भी आएगा, राइट। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये जस्ट आपने बात की, तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ नहीं पता है तो आपको ये 2 लाइन पता होना चाहिए, ये वाला। बाकी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी से ही निकाल रहे हैं। तो इसको लिख कर रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर दो, तो अपने आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, है ना।
तो लेकिन थोड़ा सा केयरफुली इसको करना होता है ना, थोड़ा सा हम केयरफुली करते हैं इसे। चलो। है ना, तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। है ना, ओके अभी शो करता हूँ लास्ट पेज में, जरा सा वेट करो, अभी शो कर देता हूँ। ये तो उससे पहले पेज था, इसके लास्ट पेज ये हो गया। है ना, कि अगर हम मिरर को रोटेट करें थीटा से तो नॉर्मल थीटा से रोटेट होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से हो जाएगी, क्योंकि जो भी एंगल नॉर्मल से हम मेजर करते हैं। आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेना इसे, है ना, कि ज्योमेट्रिकली हम इसको देख लेंगे पूरा। क्योंकि ये एंगल अगर मैं अल्फा ले लूँ, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। ये अल्फा प्लस थीटा होगा, तो अब चेंज जो होगा वो भी अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, है ना, तो उससे हम डिनोट करेंगे, तो 2 थीटा आ जाएगा। सर आपने क्वेश्चन दिया हुआ है करने को? नहीं अभी दे रहा हूँ, अभी ये तो पेज शो कर रहा था मैं, अब क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। यस सर। वेट कर समटाइम्स। ये नहीं, ये बाद में करेंगे, पहले ये कर लो, एकदम आसान चीज है। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन क्लियर है आपको। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 से 37 पे, मेरा 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो आपको 3 चीज बतानी है। पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कितना होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन बतानी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और तीसरा आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आपको आंसर आना चाहिए इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, आई कैप जे कैप के टर्म्स में, है ना? तो ये 3 चीजें आपको निकालनी है कि भाई मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। सर थर्ड पार्ट में दोनों का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना?
हाँ दोनों, मतलब पूरा वेलोसिटी निकालना है आपको, सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। थर्ड पार्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो आई कैप जे कैप के टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो इसमें वो तीनों पूछे हुए, कई बार एक दो कंपोनेंट ही पूछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं आ रहा है निपुण। पता है आंसर आपके मैच नहीं कर रहे किसी के, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ रही। हाँ निहाल राव, पहला आंसर तो आपका सही है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। निपुण थोड़ा सा गलती है साइन की, आगे तो ठीक है। हाँ निहाल रावत, सेकंड आंसर भी आपका सही है ना, एकदम प्रॉपर करना होता है, इससे थोड़ा भी करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो है ना, लक्ष्य सही है आपका आंसर।
सही आपका आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा आपको, है ना। देखो क्या होगा कि आप इस 10 को रिजॉल्व कर लो। तो 10 को हम जैसे रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, हाँ लाइक सेकंड आंसर भी आपका सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है ना, सेकंड ऑप्शन भी सही है। फर्स्ट सेकंड अगर थर्ड तो अपने आप आ जाएगा। आप सबसे पहले इस 10 को रिजॉल्व करो। तो 10 cos 37 का मतलब हो जाएगा ये 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और 10 sin 37 का मतलब हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो पहले तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर पहले लेना होता है ना आपको। पहले किसके रिस्पेक्ट में लेना होता है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हम लिखेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या होगा, है ना, कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब मिरर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये 8 है और ये 2 है, तो ऐड हो जाएगा ना। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो 8 i कैप माइनस 6 j कैप है, मिरर की वेलोसिटी माइनस 2 i कैप है, लेफ्ट डायरेक्शन में 2 i कैप है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 i कैप, है ना, प्लस 6 j। वो +6। हाँ प्लस 6 j कैप आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया। तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है वो तो एकदम आसान है। हाँ निहाल सही है आपका आंसर, थर्ड भी, तीनों ऑप्शन सही है आपके। वो तो एकदम आसान है, पैरेलल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा है कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर में पैरेलल सेम रहता है, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो जो जब मैं, ये तो आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, जब मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो ये -10 हो जाएगा प्लस 6 j। तो ये पहला आंसर आपका ये आ गया, -10 i कैप प्लस 6 j, है ना। अब आप क्या आ गया, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। तो आप कोई फॉर्मूला ना भी जानो, अगर आप ये जान गए हो तो वी आई की वैल्यू भी आ जाएगी ना। ये तो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो वी आई एम जो होगा वो वी आई माइनस वी एम ही तो होता है। ये आपका हो जाएगा 10 i कैप प्लस 6 j कैप, और वी एम की जो वैल्यू है वो -2 i कैप है। तो यहाँ से वी आई की वैल्यू आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -12 i कैप प्लस 6 j कैप। तो विथ रिस्पेक्ट टू इमेज जो हो जाएगा वो -12 ये आपको हो जाएगा -12 i कैप प्लस 6 j कैप, है ना। तो एक बार आपने ये रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया ना तो किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हो, यहां से आ गए ऐसा हो गया, है ना। और एक बार वी आई आ गया तो वी आई ओ भी आ जाएगा। थर्ड पार्ट वी आई ओ क्या होता है, वी आई ओ होता है वी आई माइनस वी ओ। तो वी आई आप निकाल ही चुके हो, -12 i कैप, है ना, प्लस 6 j कैप, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी हम निकाल चुके हैं, ये है ना, -8 i कैप प्लस 6 j कैप, है ना। तो आपको 6 j वाला कैप वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये -20 i कैप हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो आपका आंसर आ गया। तो अगर कोई आदमी मिरर में बैठा होगा तो उसको इमेज की वेलोसिटी ये दिखाई देगी, ग्राउंड में खड़ा होगा तो उसको इमेज की वेलोसिटी ये दिखाई देगी। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को इमेज की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि अगर ये 6 से ऊपर जा रहा है तो ये भी 6 से ऊपर जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सब ऐड वगैरह होके 20 i कैप आ जाएगा, है ना। कि ये कितना हो जाएगा इसलिए आपका 20 i कैप, जो उसको दिखाई देगा, है ना, कि 20 i कैप इसको दिखाई देगा, तो -20 i कैप आ जाएगा। देखो मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बस ये कंसेप्ट यूज किया है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाला, फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लिया, बस इसी में साइन चेंज कर दिया, ये तो सेम ही रहता है, ये अपोजिट हो जाता है। इसी से फिर सबको एक्सपैंड करके कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो या तो फॉर्मूला यूज करेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी सही मेथड है आपका, कर सकते हैं। तो ये तीनों करेक्ट आंसर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना इसमें, बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, नहीं तो फटाक से कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इसमें तो खैर तीनों पूछा गया था, कई बार एक ही पार्ट आता है तो वो तो आप फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। अगर एक पार्ट आ रहा है तो सीधे फॉर्मूला यूज कर लो,
तीनों पार्ट आ रहा था तो 1 by 1 मैंने ऐसे किया, है ना। कई बार खाली वी आई पूछा जाएगा तो वी आई वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना? तो वो ज़्यादा अच्छा है ना? तो वी कैन सॉल्व इट, है ना। क्या करेंगे, या नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान चीजें आती हैं इसमें, है ना? जैसे इस केस में कि भाई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मिरर ऐसे मूव कर रही है, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड आउट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा। बस यही आंसर देना है मुझे, तो जितना जल्दी ला सकते हो सही है। कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी। हाँ खुशियाँ तो विथ रिस्पेक्ट टू इमेज में ना जे कंपोनेंट तो होगा ही नहीं ना कभी भी, जो भी आएगा वो सिर्फ आई कंपोनेंट ही आएगा, तो आई तो आपने सही निकाला है, जे तो हमेशा जीरो हो जाता है, पैरेलल कंपोनेंट तो जीरो होता है ना, पैरेलल कंपोनेंट तो हमेशा जीरो होता है, ये आपने अभी प्रूव किया था। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होता है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी नोट, परपेंडिकुलर, इसको सीधे यूज कर लेंगे जो पूछा गया है ना, इसको सीधे हम यूज कर लेंगे, विल गेट योर आंसर, है ना। ये आपका क्योंकि इसमें एक ही चीज पूछी हुई है तो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर लो। हाँ लक्ष्य सही है, निहाल सही है आपका आंसर।
एकाग्रजन निगेटिव साइन भी आएगा, नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, है ना। मैसॉन नेगेटिव साइन भी आएगा, नेगेटिव साइन को मिस नहीं करना। लक्ष्य सही है आपका आंसर। हाँ आप सही है, आपका आंसर सही बात है, ठीक बोला इन्होंने, है ना, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि भाई देखो पैरेलल कंपोनेंट को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो लेना है, तो 10 का ये वाला कंपोनेंट 10 cos 37 हो जाएगा, मीन्स ये 8 हो जाएगा, और 15 cos 53, तो 15 cos 53 कितना होता है बेटा, 3/5 है ना, तो ये 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा जीरो हो जाएगा, बस अब ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मिरर -9 आई कैप है, एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 8 आई कैप, तो -17 इंटू 2 -34 आई कैप आपका आंसर हो जाएगा, कि इस ऑब्जेक्ट को इमेज अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, कितनी स्पीड से, 34 मीटर पर सेकंड से, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी का तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्टिकल तो क्या रहता है बेसिकली आपका अनचेंज रहता है, तो इस तरह से हम करते हैं इसमें, है ना। तो आपका आंसर आ गया। तो देखो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया ना, मैं सीधे काम पे आ गया, जो पूछा हुआ है सीधे इस पे आ गया, है ना। जब तीनों पूछा होता है तो हम सिस्टमेटिकली करते हैं एक एक करके, जब एक चीज़ पूछी हो तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो -34 आई क्या ठीक है, ये आपका -34 इज द करेक्ट आंसर, माइनस भी लगाना पड़ेगा, मतलब वो लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में उसके पास आ रहा होगा, है ना। ये कर लिया आपने। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉज ऑफ मोशन यूज होगा, है ना। ये ऐसे मिरर लगा दिया इसमें हमने, ये ऐसे मिरर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइक दैट।
हाँ, सुहाना रावल एंड निहाल रावत, योर आंसर सही. एकाग्र जैन, योर आंसर इज करेक्ट. मैसॉन, योर आंसर इज करेक्ट. निपुण ग्रोवर, आंसर इज करेक्ट. कार्तिकेय त्यागी, योर आंसर इज करेक्ट. सही बता रहे हो आप आंसर. है ना, ये भी आपका आंसर सही है. सही. मेनी पीपल हैज सेड द करेक्ट आंसर. तो इसका जो आंसर सही होगा दैट इज डी फॉर दिल्ली. डी ऑप्शन इज करेक्ट. है ना, किसका डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका करेक्ट होगा. तो इसका कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों का पहले एक्सप्रेशन निकाल लो. तो इसका एक्सप्रेशन आपका 3g/4 हो जाएगा और इसका एक्सप्रेशन आपका 2g/3 हो जाएगा. ये लॉज ऑफ मोशन से हम निकाल लेंगे, ऐसा होगा ना, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा. अब इसके बाद हम सिर्फ इस दोनों ब्लॉक को बना लेते हैं. एक्सप्रेशन तो हम निकाल चुके हैं दोनों का कितना होगा. तो ये एक ब्लॉक था, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे लगा हुआ था. एक दूसरा ब्लॉक था, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे लगा हुआ था. ए एंड सी. बीच में आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, रेस्ट पे था, है ना. अब आपने बोला कि ये जो चीज थी राइटवर्ड जा रही है 2g/3 से और ये चीज लेफ्टवर्ड जा रही है तो 3g/4 से. तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और इमेज जो बनेगी यहाँ पे इसकी, ये इमेज भी राइटवर्ड जाएगी ना. जो सी में इमेज बनेगी वो भी राइटवर्ड जाएगी, लेकिन डबल एक्सलेशन से राइटवर्ड जाएगी. तो मिरर का इफेक्ट डबल होता है ना. तो इसका एक्सलेशन आपका हो जाएगा 4g/3. इसकी इमेज भी इसमें बनेगी. ये अगर 3g/4 से जा रहा है तो ये डबल से जाएगी. तो ये 3g/2 से ऐसे जाएगी. तो ऐसा हो जाएगा कि इमेज 1 जो यहाँ पे बन रहा है उस इसका एक्सटेंशन अगर इतना है तो उसका डबल हो जाएगा. इसका अगर एक्सटेंशन इतना है तो उसका डबल हो जाएगा इमेज 2 का. अब ये बोल रहा है कि दोनों की रिलेटिव एक्सटेंशन कितनी होगी. एक्सटेंशन ऑफ द टू इमेज फॉर्म्ड इन द दोस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जब अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं ना. तो रिलेटिव एक्सटेंशन जो होगा वो 4g/3 प्लस 3g/2 हो जाएगा. तो इससे आप सॉल्व कर लो. तो इससे आपका 17g/6 आ जाएगा. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना. तो डी ऑप्शन आ गया आपका इस तरह से आंसर, है ना. तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा. तो ऑप्टिक्स में भी पूरी चीजें आ जाती हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है. हाँ, तो 17g/6 आपका आंसर आ जाएगा. 17g/6 इज द करेक्ट आंसर. तो ये तो मैंने ट्रांसलेशन के सारे क्वेश्चन लिए हैं. 3g/4 आ जाएगा बेटा. भव्य आपने हो सकता है नहीं पढ़ा होगा ना. भाई 3mg यहाँ लगेगा तो एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है टोटल फोर्स बाय टोटल मास. तो नेट फोर्स जो होगा सिर्फ इसी की वजह से तो नीचे जा रहा होगा एक, तो 3mg हो जाएगा. भाई सिस्टम का मास 4m है ना, तो 3g/4 आ जाएगा. जैसे इसमें 2mg/3m हो जाएगा तो 2g/3 आ जाएगा. तो ये थोड़ा लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन 3g/4 से अगर ये जा रहा है तो इमेज डबल से जाएगा 3g/2 से. तो ये मैंने ट्रांसलेशन मोशन लिया. एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ रोटेशन का, है ना, क्योंकि रोटेशन का अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया. तो रोटेशन ले लेते हैं, है ना. तो आपका ये फिर ये कंप्लीट हो जाएगा. I will take the rotation question. ये सारे करेंगे. अगर नहीं कर पाए तो आई विल सेंड इन द ग्रुप. ग्रुप में मैं भेज दूंगा इसे आपको. ये आपका यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन कि भाई ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी और यहाँ पे एक स्पॉट बना देगी.
तो अगर रे मिरर रोटेट करेगा तो ये रे भी रोटेट करेगी, तो ये स्पॉट किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये होगा। आंसर मैच नहीं कर रहा निपुण मेरे से इसका। कहीं थोड़ा सा देखो मिस्टेक्स तो नहीं हो रही कोई।
अभी किसी का आंसर नहीं आया है। हाँ निपुण, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपने बोला, निपुण आंसर इज करेक्ट, गुड, सही किया आपने। ओके मैं बताता हूँ इससे आपको ना, क्योंकि नॉट मच टाइम हैज लेफ्ट, तो वैसे थोड़ा और ट्राई कर लो। देखो इसको करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, वैसे तो दो मेथड से कर देते हैं, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है ना वो ये फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं इसमें, मतलब मेन कंसेप्ट तो सेम है, बस बाद में कैलकुलेशन के दो मेथड्स हो जाएंगे। तो अभी आपको पता है कि ये आई एंगल से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये जो रे होगी ना ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। ये अभी आपने पढ़ा, अगर मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। तो अगर ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगी तो पहले तो मैं ओमेगा 2 ओमेगा निकाल लेता हूँ, इसके बाद एकदम काम आसान है ना, कि भाई ये 2 ओमेगा से क्या करेगी, एग्जैक्टली आपकी रोटेट करेगी। और इस स्टैंड में अगर ये एंगल 37 डिग्री है ना, तो ये भी एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी अप्रोच आ जाती है कि जैसे 2 ओमेगा आपको आ गया ना, फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये ऐसा एक जो चीज है वो रोटेट कर रही है इस ओ के अबाउट 2 ओमेगा से, है ना। और 2 ओमेगा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, ध्यान रखना, तो इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से रेडियन पर सेकेंड में हम ओमेगा निकालेंगे तो 2 पाई एन हो जाएगा ना, तो एन की वैल्यू 9/पाई है, तो 2 पाई इंटू 9/पाई हो जाएगा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ये आपका 18 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अदरवाइज तो हम वो लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे, लीनियर स्पीड निकालने के लिए आपको ये 18 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा आपका ये, है ना। तो मतलब ये 18 है तो ये 36 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा होगा। ये कंसेप्ट तो आपने ऑप्टिक्स से ले लिया। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन पे, है ना, कि इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली आपके किस पे, सर्कुलर मोशन पे, है ना। देखो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था ये सर्कुलर मोशन में मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये वेलोसिटी ओमेगा और हम निकाल लेंगे ना कितनी होगी, है ना। ये वाली वेलोसिटी ओमेगा आर कितनी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डिस्टेंस भी आ जाएगी। भाई ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाली लेंथ हम निकाल लेंगे ना कितनी होगी, क्योंकि ये बेस तो इसने 10 दिया हुआ है, ये भी 37 डिग्री आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका जो 10 37 डिग्री होगा ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी 10 37 से नहीं होगा, हम यहाँ पे साइन या कॉस ले लेंगे, है ना। यहाँ पे हम ले लेंगे बेसिकली आपका साइन 37,
तो sin 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये P पॉइंट है, तो sin 37 की जो वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर तो इसका 10 है, हाइपोटेनस आपका OP डिस्टेंस आ जाएगा, तो OP की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई sin 37। sin 37 का मतलब 3/5 हो जाएगा, मतलब OP की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 53 मीटर, 50/3 मीटर हो जाएगी। तो अगर ये ओमेगा है और OP डिस्टेंस आपको पता है, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर आ जाएगी ना, है ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू ये OP डिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 50/3, है ना। तो 36 इंटू 50/3 आ जाएगा आपका, तो ये आपका मेरे ख्याल से आ जाएगा, है ना, 600 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब ये जो P पॉइंट है ना, अगर ये O है ना, और ये जो P पॉइंट अगर यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 600 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन आपको इस डायरेक्शन में थोड़ी निकालना है, आपको तो स्पॉट की ये वेलोसिटी निकालनी है। जैसे जैसे स्पॉट जो ऊपर जाएगा वो किससे जाएगा, तो ये तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, और इसी वेलोसिटी का तो एक कंपोनेंट होता है। तो अगर ये V है और बीच वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, तो V का कॉस कंपोनेंट जो होगा वो V cos 37 डिग्री जो होगा वो 600 हो जाएगा। तो इससे आप देख लो, V cos 37 अगर 600 है, तो V की वैल्यू 600 इंटू 4/5 होती है, 5/3 हो गया। तो यहाँ से 1000 आंसर सही आता है मीटर के लिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। इसमें ऑप्टिक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑप्टिक्स तो ही खत्म हो गया। ओमेगा अगर 18 है मिरर की, तो रे रोटेट करेगी 2 ओमेगा से, है ना। 2 ओमेगा मतलब 36 हो गया। अगर ये 36 है, तो इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी v इक्वल टू ओमेगा आर ही तो होता है। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर आ गई, जो कि 600 आ गई, और ये 600 इस v का ही तो कंपोनेंट होगा। तो v का कंपोनेंट 600 आएगा, तो v की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। इसी मेथड से करो, तो दूसरा मेथड जानने की आपकी जरूरत क्या है ना। वैसे एक दूसरा मेथड भी है, वो भी बताता हूँ आपको मैं, जो कि सिंपल ट्रिगो से हो जाएगा, ट्रिगो और डेरिवेटिव से, है ना, कि ट्रिगो और डेरिवेटिव से हो जाएगा आपका। एंगल 53 होना चाहिए, कहाँ पे 53 होना चाहिए, सर मैंने दूसरे से ही किया। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो, कोई बात नहीं, आप 53 से कर लो, बात एक ही है ना, कि बात तो एक ही है आपका। और ये वाला एंगल आप 53 ले लोगे, तो 10 फिर बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, बात एक ही हो जाएगा। कॉस लेना पड़ेगा फिर आपको, मैंने साइन ले लिया है। सर ये कांस्टेंट रहेगी? कौन सी सर ये 1000 मीटर पर सेकंड। वो, हाँ सर 1000 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट सॉरी, रहेगी? ये सही बोला इन्होंने, यहाँ पे सही बोला है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 53 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे गलत ले लिया ना मैं एंगल, मैंने ये 4/5 होता है, तो एंगल 53 हो जाएगा, सही बोला इन्होंने। तो आप ज्योमेट्री देख लेना, यहाँ 53 डिग्री हो जाएगा, तब सही है आपका। ये 3/5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। ये उस इंस्टेंट में है जब ये एंगल 37 डिग्री है। ओके सर। वेलोसिटी जो होगी अभी 1000 है, जब 37 डिग्री है। अगर एंगल चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना, सही बोला इन्होंने। ये 53 डिग्री हो गया, तो 1000 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये तो एक अप्रोच थी, थोड़ा सा रोटेशन का कंसेप्ट ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, 600 को रिजॉल्व कर देते हैं, नहीं ये गलत है। जब आप ये पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r होता है। तो यहाँ पे v जो हम लेते हैं वो v परपेंडिकुलर इक्वल टू ओमेगा r होता है। मतलब ये मेन वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो उल्टा नहीं कर देना आप इसमें, कि 600 का कंपोनेंट वो v नहीं होगा, v का कंपोनेंट 600 होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये तो एक अप्रोच है। एक और अप्रोच जिससे आसान है बहुत, जिस पे सर्कुलर मोशन की बहुत ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल डेरिवेटिव यूज कर लो आप, है ना। ये लिख लो आप ऐसे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो दूसरी अप्रोच थी कि ओमेगा एंड 2 ओमेगा तो सेम ही रहेगा, अब आप सिंपल डेरिवेटिव यूज कर लोगे, कि मैं ऐसा मान लूंगा किसी स्टैंड में एंगल थीटा है, थीटा बाद में पुट कर दूंगा, थीटा वेरिएबल है, थीटा चेंज होता रहेगा,
तो ये स्पॉट यहाँ पे आ गया ऐसे, और ये ऊपर जाएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होकर, तो इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये जो चीज होगी ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। इतनी चीजें तो हम जानते ही। इसके बाद आप ये डिस्टेंस कोई y ले लो, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा ले लूँ तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है ना, ये नहीं कर सकते ऐसे, ये फिर साइन उनका चक्कर हो जाएगा, है ना, साइन उनका चक्कर हो जाएगा, इसलिए आप इस एंगल को थीटा ले लो। साइन फिर प्लस माइनस, बात तो वही होगी, लेकिन है ना, वही इस एंगल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से ये जाके स्पॉट यहाँ पड़ा, आप ये वाला एंगल थीटा ले लो, है ना। और थीटा का कंसेप्ट ये है कि अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगा। तो ये आपने थीटा ले लिया और ये डिस्टेंस आपने कोई वाई ले ली किसी इंस्टेंट में। बाद में ये थीटा अभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितनी होगी। तो अब देखो y इक्वल टू, मैं ये 10 ये लिख सकता हूँ ना, 10 टाइम्स ऑफ tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से dy बाई dt आ गया, इक्वल टू 10 तो कांस्टेंट है, ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा बाई dt हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। dy बाई dt तो वो वेलोसिटी है जिससे ऊपर जा रहा है, तो dy बाई dt तो v हो गया 10 sec स्क्वायर थीटा। तो कितना एंगल ले लेंगे हम यहाँ पे 53 डिग्री। एंड व्हाट इज द डी थीटा बाई dt, जिस रेट से एंगल चेंज हो रहा होगा ये 2 ओमेगा हो जाएगा, 2 ओमेगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 sec 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4/5 25/3 हो जाएगी ना, 5/3 हो जाएगी, मतलब 25/9 हो गया यहाँ पे, इंटू ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 18 निकाला था आपने, इससे सॉल्व करो, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 1000 आ गया। तो डेरिवेटिव ज़्यादा आसान हो गया, है ना, प्लेन कर सकते हैं ऐसे। 1000 मीटर पर सेकंड से वो स्पॉट ऊपर जाएगा। तो ऑप्टिक्स तो यहाँ पे यही है कि ओमेगा नहीं लेना आपने, यहाँ पे अगर ओमेगा है तो इसको आपको 2 ओमेगा लेना है। तो यहाँ पे डी थीटा बाई वो ओमेगा नहीं होगा बल्कि 2 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर सकते हैं, तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, या तो स्फेरिकल मिरर करेंगे या इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, डिपेंड करता है, देखते हैं कितना बचा हुआ है इसमें मेरे पास। सर हाँ बताओ। सर आप होमवर्क में ये क्वेश्चन भेजोगे या कुछ मॉड्यूल से मार्क करवाओगे आप? मैं मॉड्यूल से मार्क करवाऊंगा अभी, आई विल मार्क फ्रॉम द मॉड्यूल से मार्क करवा दूंगा, है ना, कि मॉड्यूल आज मार्क करवा दूंगा, क्या करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ भव्य, मुझे अब पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है।